अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं तमाम हालात और वाक़यात और मौज़ूआत के साथ। इस वक्त ख़ास तौर पर जो मुल्की सूरत हाल हाल व अहवाल उस हवाले से है, उस पर ज़्यादातर हम लोग अपना कोर फोकस रखेंगे और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे पहले सवाल के तहत कि ये मामलात शुरू कहाँ से हुए। फ्रांस में जो तमाम मामला चला, उसके बाद जो रिकरिंग इवेंट्स हुए, उनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहले सवाल मुलाहिज़ा करें, फिर इस पर एट लेंथ बात करते हैं। जी नाजरीन, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा कौम से खिताब किया। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, यकीनन किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है, किसी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से काबू करने की कोशिश की जा रही है और खुश असलूबी से मामलात तय हो जाएं, ये कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाजरीन अपने जो एड्रेस में बातें की, उसको हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम मजीद कवर करेंगे, लेकिन इस वक्त पहले सवाल के तहत हम जो इसका एक एस्पेक्ट जिसके ऊपर हम ज्यादा रोशनी डालना चाहते हैं, वो नाजरीन जरा पीछे जाकर ये देखते हैं कि ये मामलात शुरू कहां से हुए। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का वाकया, फिर उसके बाद जो रद्द अमल आया, यकीनन पूरे फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं इस किस्म के हालात और वाकयात से वो उनकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह होती है, उनके जज्बात मजरूह होते हैं। लेकिन गालिबन ये कि जो मगरबी दुनिया है वो इस चीज़ को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। होलोकॉस्ट के हवाले से जो उनके पैमाने हैं, वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर इस्लाम के हवाले से कोई ऐसी बात होती है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अगर कोई ऐसी बात हो, तो वो उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते जैसे कि वो अपने मजहब के हवाले से सेंसिटिविटी रखते हैं। डेनमार्क में ऐसे वाकयात हो चुके हैं, अब फ्रांस में ये मामला शुरू हुआ। हाँ, अगर गुस्ताखाना वाक़या जो खाके हैं उनके हवाले से उनके बाद जो एक रद्द अमल आता है, अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पे कोई कानून हाथ में लेता है, किसी का कत्ल करता है, वो सरासर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन नाजरीन, इसमें जो वेस्ट है, वेस्टर्न दुनिया है, मगरबी जो पूरी दुनिया है, उनको भी अपने तौर पर बहुत बहुत सख्त इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये उसी सूरत आ सकती है कि अगर मुस्लिम उम्मा इसमें अपना किरदार अदा करे, लेकिन यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वो मुस्लिम उम्मा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सख्त एक स्प्लिट है जो कि उनकी तरफ से नज़र आता है। और वेस्टर्न दुनिया में शायद इस तरह से मुस्लिम पूरी दुनिया, जितने ममालिक हैं दुनिया भर के, इस तरह से मगरबी दुनिया को बावर नहीं करा पाए हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें कितनी अहमियत की हामिल हैं। साथ साथ नाजरीन, फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने के हवाले से जो वज़ीर आज़म का एक मौक़िफ़ है, वो भी उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने बताया, साफ साफ उन्होंने बताया कि अगर फ्रांस से हम लोग ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, जैसे कि जो कलदम तंजीम है उनकी तरफ से जो बात की जा रही है या उनकी जो डिमांड है जहाँ से ये मामला शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा इसके बहुत सख्त असरात हमारी मईशत पर मुरतब होंगे और वो सिर्फ फ्रांस तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन तक उनकी रिफ्लेक्शन आएगी, क्योंकि फ्रांस भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। हमारी एक्सपोर्ट्स का एक मामला है, हमारी मईशत जो कि ऑलरेडी काफ़ी सख्त सूरत हाल से गुजर रही है, उसका सवाल है। तो लिहाजा उसके हवाले से उन्होंने बात की कि क्यों आया हम फ्रांस के साथ इस किस्म का कोई भी स्टेप लेने में रिलक्टेंट है। अलबत्ता ये इसमें इजाफा ये बहुत ज़रूरी तौर पर हमें करना चाहिए कि आज इसके हवाले से बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है जो कि मुआहदा किया गया था उस मुआहदे के तहत, क्योंकि ये भी एक बड़ा एक प्रेशर था, मोरली स्पीकिंग इस बात का प्रेशर था, इस बात का दबाव था कि अगर मुआहदा किया गया है तो उसको पूरा किया जाए। तो इसी के तहत पार्लियामेंट का इजलास तो ज़रूर बुलाया गया है। अब पार्लियामेंट के कोर्ट में ये बॉल है, वो डिसाइड करें, पूरी पार्लियामान मुंतखब नुमाइंदे ये डिसाइड करें कि क्या इसका मुस्तकबिल होना चाहिए। लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ था, हमारी सूरत हाल जानते हुए, वो बड़ा कैंडिड था। कितना दुरुस्त है और अवाम में कितनी इस बात की रिसेप्शन है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। जो ये मामला शुरू हुआ है इस्लामोफोबिक एलिमेंट से, उनके ऊपर जो रद्द अमल है या जो उनके हवाले से एक वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसको किस हद तक हम लोग पाकिस्तान मतलब एज एन इंडिविजुअल कंट्री उस मौक़िफ़ को किस हद तक आगे बढ़ा पाएगा, मुस्लिम उम्मा की यकजहती, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त ये रियलाइजेशन से ये तमाम बातें बहुत दूर हैं, दूर दराज हैं। कितना हद तक हम उनको रियलाइज़ करवा पाएंगे, बहुत सारी इन तमाम अमूर पे हम जो है आज पहले सवाल के तहत बात करेंगे। फिर ज़ाहिर है मज़ीद हम लोग नाजरीन जो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है उसमें जो
دیگر ایلیمنٹس ہیں یا جو جسے کہنا چاہیے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں اور ساتھ ساتھ جو بیرونی طاقتیں ہیں جو اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہماری بات رہے گی. پینل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ناظرین یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ تشریف فرما احمد جواد صاحب سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف سے اور حکومت کا موقف ان تمام امور پہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کی موجودگی اور آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین عباس آفریدی صاحب ہمیں یہاں جوائن کر رہے ہیں, ویری پرومیننٹ ممبر آف دا پی ایم ایل این. ہمیں ان تمام امور پہ اپنی جماعت کا اور اپوزیشن کا موقف ہمارے لیے بتائیں گے, ہماری رہنمائی کریں گے. بہت شکریہ عباس صاحب, آپ بھی موجود ہیں, تشریف لائے. اور ناظرین نفیس زکریا صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے ہم ان تمام امور پہ شامل گفتگو رکھیں گے. ویلکم آن بورڈ نفیس صاحب. اور آپ ہی سے میں اس بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں, فرانس سے تعلقات ہم کیوں ختم نہیں کر سکتے, اور اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے ifs and buts, اس کا ایک بہت اہم پہلو کل وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سپیچ کے تحت رکھا, لیکن اس میں جو دوسرا رخ ہے وہ ہے گستاخانہ خاکوں کا, اسلاموفوبک ایلیمنٹس کا. ذرا ان دونوں باتوں کو بیلنس آؤٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ اس موقف کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کو رمضان مبارک ہو, اور میں سب سے پہلے تو اس چیز کی مذمت کرتا ہوں جو کچھ بھی فرانس میں چارلی ہیبدو جو ہے انہوں نے یہ کیریکیچر جو شائع کیے تھے اس کے حوالے سے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک حکمران کے, ایک لیڈر کے, جو کہ 220 ملین پاپولیشن کا منتخب نمائندہ ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. یہ سارا پس منظر جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے. لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بلاسفیمس کارٹون شائع ہوئے یا بلاسفیمی کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے حوالے سے, تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بیسیکلی کیا صرف ایک کنٹری کی جو مخالفت ہے, ایک کنٹری کی آواز ہے, کیا اس کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو بات ہے اس کے اندر خاصی وزڈم ہے, اور یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے. ہمارا پاکستان نے ہمیشہ سے اس چیز کو, پہلے بھی اس چیز کو ریز کیا ہے کہ او آئی سی ایک ایسا اسٹرانگ فورم ہے جہاں سے اس پہ آواز اٹھنی چاہیے, کیونکہ 57 اسٹیٹس اور 57 اسٹیٹس جو ہیں ان کی اقتصادی قوت, ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے, ان کی جو یکجہتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو او آئی سی وجود میں آئی تھی اس وقت بھی ایک جو چیز ہوئی تھی وہ ہوا تھا بیت المقدس جو ہے اس کی جو اس پہ آرسن اٹیک ہوا تھا وہ 969 میں, اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ ساری سلسلہ شروع ہوا تھا. تو یہ وہ اسی طریقے سے بلاسفیمی جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پورے مسلم امہ کو جو ہے وہ ان کو سوچ بچار پہ مجبور کرنا چاہیے, اور اس کے حوالے سے جو ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. لیکن نفیس زکریا صاحب آپ کو پتہ ہے او آئی سی کے حوالے سے بھی اس کو مطلب ایک طرح سے یہ بھی تو کہا جاتا تھا نا کہ او آئی سی کو ایسا دیکھا جائے کہ او آئی سی مطلب اس باڈی کی اس طرح سے ایفیکٹونس کچھ بھی نہیں ہے. I'm sorry میں اس سے اگری نہیں کروں گا. دیکھیں او آئی سی نے اسلاموفوبیا آبزرویٹری جو ہے وہ اسٹیبلش کی تھی 2007 میں, ٹھیک ہے, اور وہ بڑی مؤثر ہے اور صحیح طریقے سے کام کری, اس کو یوٹیلائز کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ان کی باقاعدہ رپورٹ شائع ہوتی ہے, وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ سارے جو مسلم ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو وہ اس کو جمع کرتے ہیں, اس کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اس پہ باقاعدہ جو ہے ایک لائحہ عمل جو ہے طے کیا جاتا ہے. اور ابھی یہ جو 2019 کا یو این جنرل اسمبلی کا سیشن ہوا تھا اس کی سائڈ لائنز کے اوپر بھی جو ہے او آئی سی ممبرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی, اور باقاعدہ جو ہے اپنا ایک جیسے کہتے ہیں پلان آف ایکشن, او آئی سی پلان آف ایکشن بنایا تھا ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا, ریلیجیس ڈسکریمنیشن, انٹالرنس اینڈ ہیٹریڈ ٹورڈز مسلمز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ہوا میں بات نہیں کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے کہ پوری مسلم امہ جو ہے اس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. آلریڈی فریم ورکس موجود ہیں, آلریڈی فورم موجود ہیں, آلریڈی ایک انکلینیشن ہے, اور او آئی سی کے پلیٹ فارم سے اٹ سیلف آپ اتنے جسے کہنا چاہیے دل برداشتہ نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو امیدیں ہیں وہ ٹھیک وابستہ ہیں. اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ آپ نے کہا تھا کہ جی ان میں تفرقہ ہے یا آپس میں ڈفرینسز ہیں,
ڈفرینسز تو یورپین یونین کے اندر بھی ہیں، ڈفرینسز جو ہے کامن ویلتھ کے اندر بھی ہیں، ڈفرینسز ہر فورم پہ ہوتی ہیں، جہاں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ممبرز ہوتے ہیں اور ڈفرینسز ہوتے ہیں. لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے بیسیکلی کہ ان ڈفرینسز کو ریزالو کریں، اور ان ڈفرینسز کے ہوتے ہوئے بھی وی شوڈ لرن ٹو ایکٹ ٹوگیدر، کیونکہ چند ایک ایسی چیزیں جس کے اوپر ایکٹ ساتھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. صحیح. احمد جواد صاحب آپ فرمائیے گا سر، اب تو قرارداد باقاعدہ طور پہ آج جیسے پیش کی گئی اور اجلاس بلایا گیا اسمبلی کا، اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ کالعدم ہم نے اس پرٹیکولر جماعت کو قرار دیا، یہ بھی ظاہر ایک چیز ہوئی، اور غالباً یہ کہ وہ کوئی اتنی انیویٹیبل وہ چیز نہیں تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح سے لا اینڈ آرڈر اور جو صورتحال بن گئی تھی اس کے بعد. لیکن پیپلز پارٹی نے تو خیر اس کا بائیکاٹ کی ہے، لیکن آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی ٹائٹ روپ واک ہے اور دونوں طرف سے ہمیں بہت سخت قسم کی شرائط ہیں؟ ایک طرف معیشت کی بات ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ظاہر ہے جو اس قسم کے واقعات ہیں جہاں پر مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. کیسے بیلنس آؤٹ کر رہی ہے حکومت اس کو؟ اور یہ قرارداد پیش کرنا اٹ سیلف کالعدم قرار دینے کے بعد، اس کے اوپر بھی ذرا ریاکٹ کیجیے گا. جی مونا، اس پہ قرارداد پہ آنے سے پہلے میں کچھ ایک امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی سپیچ میں بھی اس کا انہوں نے اظہار کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ یا جہاں پہ اختلاف رائے ہو وہاں پہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا ہے. میں اس میں سمجھتا ہوں 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے تہذیب، دوسری شائستگی، تیسری حکمت، اور چوتھی صبر. یہ ہے پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چاہے وہ کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، چاہے وہ کوئی انٹرنل ڈیفرنسز کو دیکھ لیتے، یا وہ کوئی بھی اختلاف رائے اگر ان کی ٹیم کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ انہوں نے ان 4 چیزوں سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے پہلے تو ہمیں ایک مسلمان ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ جو تحریک لبیک ہیں یا گورنمنٹ ہے، دونوں سائڈ پہ مسلمان ہیں. یہاں پہ تو کفار کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تو ڈس ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے. اب جس چیز کے اوپر اختلاف ہے وہ اسٹریٹجی کے اوپر ہے. اب اسٹریٹجی پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں اب جو پرائم منسٹر نے بات کی کہ فرانس کو اگر ہم اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیتے ہیں تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں دیکھیں، میں اپنی لیونگ میموری میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے مسائل جو ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یو کے میں پیش آئے تھے جب سلمان رشدی نے کیا تھا، ہالینڈ میں پیش آئے تھے، ڈینمارک میں پیش آئے تھے، فرانس میں پیش آئے، جرمنی میں پیش آئے، امریکہ میں پیش آئے، اور بھی شاید ممالک ایسے ہوں گے. یعنی اگر آج ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ چونکہ فرانس میں ناموس رسالت کے حوالے سے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے تو ہم فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیز کہاں جا کے اینڈ اپ کہاں جا ہوگی؟ کے رکے گی؟ کتنے ممالک کے ساتھ آپ اپنے سفارتی تعلقات ختم کریں گے؟ میں اس میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا ٹرکی کی، اور دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا ملیشیا کی. دونوں طرف لیڈرشپ کے بڑے اچھے نمونے ہیں، مہاتیر اور طیب اردگان. دونوں کا سٹانس اسرائیل کے حوالے سے ہمیشہ بڑا سخت رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ دیکھیں ان کی حکمت جس میں وہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ ان کا سب سے زیادہ سخت سٹانس ہوتا ہے کمپیئر ٹو اینی ادر مسلم کنٹری، کمپیئر ٹو انٹائر او آئی سی. او آئی سی کے 57 ممالک مل کے وہ بات آج تک نہیں کر سکے جو مہاتیر نے کر دی، یا طیب اردگان نے اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا. تو 57 ممالک جو ہیں، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا جی. تعداد 57 ممالک اگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے اور ایک ملک جو ہے اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے سٹانس میں جان کتنی ہے، سٹرینتھ کتنی ہے. اور عمران خان نے یہی بات قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی کو سوچ سمجھ کے ہم اس کو کریں، بجائے اس کے کہ ہم بڑی جلدی میں ہم اپنے آپ کو پوری دنیا سے آئسولیٹ بھی کر لیں. اور حاصل کیا؟ کیا فرانس کے بعد مزید کوئی ایسا واقعہ کسی اور ملک میں ہونے سے ہم نے روک لیا یا روک سکتے ہیں ہم؟ تو یہ دیکھیں، یہ اسی کو حکمت کہتے ہیں نا
यही तो हमने सीरत नबी से सीखा है। सर इतना और फरमा दें कि फिर ये जो करारदाद पेश की जा रही है आज जो की गई है, तो इसके बारे में बताएं फिर वो आप कैसे इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जैसे आपने फरमाया। देखें, मैं ये समझता हूं कि हुकूमत का ये डिसीजन मेकिंग या इसकी डेलिब्रेशन को पार्लियामेंट में लेके आना ये हिकमत है, इसलिए कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अवाम की नुमाइंदा हैं, वहां पे अपोजिशन भी है, छोटी पार्टियां भी हैं, बड़ी भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं, जब वहां पे डेलिब्रेशन होगी तो फिर वहां से जो कंसेंसस निकलेगा, उस कंसेंसस के जरिए जब आप कोई फैसला करेंगे, वो कोई भी फैसला हो, ठीक है, वो फैसले के पीछे पाकिस्तान की पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट का पीछे होने का मतलब ये है कि अवाम होगी। हाँ, अवाम, ठीक है। तो उस फैसले को फिर जस्टिफाई कर सकेंगे। अभी तक शायद ऐसा महसूस होता था कि शायद ये गवर्नमेंट का एक सोलो फैसला है जिसमें पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं है, जिसमें अवाम ऑन बोर्ड नहीं है। सोलो फैसला है। तो मैं ये समझता हूं कि इसको पार्लियामेंट में ले जाने का बड़ा ही एक हिकमत वाला फैसला है। अब यहां पे डेलिब्रेशन होनी चाहिए, यहीं पे फैसला साजी होनी चाहिए। ठीक है, अब्बास आफरीदी साहब आप फरमाइएगा, पार्लियामेंट लेके गए हैं, जाहिर है वहां पर आपकी जमात के पीपल्स पार्टी आया कि पूरी जो अपोजिशन है वहां पर मौजूद है, अगर आपका कोई भी स्टैंड है, आप इसको समझते हैं कि ताल्लुकात खत्म होने चाहिए या आप समझते हैं नहीं होने चाहिए, तो आप पार्लियामेंट के थ्रू, अपने वोट के थ्रू इस बात को वहां रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और एक ये भी बात बताएं अब्बास साहब, क्योंकि आपने भी इस किस्म के प्रोटेस्ट्स का सामना किया 2017 में, और इस किस्म की चीज़ें ज़ाहिर है आपकी हुकूमत नहीं, इससे पहले पीपल्स पार्टी की कोई भी हुकूमत ले लें, ये रिकरिंग मामलात हैं, इनके ऊपर हम तमाम सियासतदानों ने भी बैठकर एकजुट होकर एक बात करनी है कि आप आया कितनी अलाउंस अपने सिस्टम में इस चीज़ की दे सकते हैं। आपने अच्छी बात की, आपने 2017 का जिक्र किया, उसमें भी अपोजिशन का रोल देखा और आज भी आप अपोजिशन का रोल देख रहे हैं। उस टाइम अपोजिशन जो थी वो धरने में मौजूद थी, धरने में गई भी थी, इस्तकबाल भी किया था, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी वेलकम किया था। उस टाइम वो मुजाहिद थे, और आज मुजाहिदीन को जो है आपकी ये जो मिनिस्टर साहब है इंफॉर्मेशन, वो फितने का कब दे रहे हैं, कल तक बैन लगाया, आज बैन जमात के लिए एक अभी हम इसको क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि बैन जमात के लिए करारदाद, मतलब ये इतना बड़ा तजाद है और इतना बड़ा मैं बदकिस्मती कह सकता हूँ कि ये 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है। इसको आप एक तरफ कहते हैं कि 3-4 दिन 5 दिन आप क्या कह रहे हैं, आज आप अगर यही करारदाद आप पहले जब आपने उनसे मुआहिदा किया, जब आपने एक चीज एग्री किया, आप उसी टाइम ले आते, तो इतनी बड़ी कैजुअल्टी, इतनी ज्यादा जाने जाना, इतना जुल्म, इतनी तबाही, इतनी इकॉनमी, इतने दुनिया की एम्बेरसमेंट, इतना घरों का बच्चों का मरना, शहीद होना, जख्मी होना, पुलिस वालों का नुकसान, स्टेट का नुकसान, ये ना होता। आज जो है आप उसको ला रहे हैं। दूसरा, आप हर जगह में हम ये बात बहुत कर रहे हैं कि हमें सब्र करना चाहिए, हमें असेंबली में लाना चाहिए। इंडिया हम पर हमला करता है, आपको क्या गारंटी थी कि जब आप पायलट वापस करेंगे कि इंडिया दोबारा हमला नहीं करेगा? आपने कब पार्लियामेंट में लाया, सीधा सीधा उसको वापस दे दिया। आपको उन्होंने क्या श्योरिटीज दी थी, क्या गारंटीज दी थी? और अभी थोड़ी सी टाइम में आप कहते हैं कि ये व्हाट्सएप पे जो है इंडिया की इतनी कंपनी थी, आपकी फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, उसमें इंडिया और इसराइल की बात हो रही, वो तो 8 साल में हो नहीं रहा, और एक ही रात में आपको 400 व्हाट्सएप, आपके भी नाम आ गए ना, 400 व्हाट्सएप नहीं 400 व्हाट्सएप अकाउंट से डूबीएस वो स्टेट बैंक में बताया, 400 व्हाट्सएप निकल आते हैं, साथ में आप कहते हैं और दुबई में आप बातचीत कर रहे हैं, हाँ, अच्छा उस पे भी हमने बात कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ताल्लुकात है। हमें हैरानगी है, अगर इस मुल्क में यकीन माने वो ये बता दें, ये बता दें, प्राइमरी सवाल का जवाब दे देना कि ये ठीक है करारदाद के थ्रू आप जो इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका अपना क्या ख्याल है, ताल्लुकात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं, अगर एक स्टेट किसी लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ एक करारदाद करती है या एक मुआहिदा करनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और उसी वक्त देखें, एक स्टेट का क्या काम है, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि मैं बैठ के ये एग्रीमेंट कर रहा हूं, मैं इसकी बाय तकमील तक पहुंच सकता हूं कि नहीं? नहीं तो आप उसके साथ 10 दफा और बैठे, ना कि आप एक चीज पे दस्तखत करके उठे और फिर आप कहें कि इस पे अमल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो यह है कि आपने धोखा और मुनाफिकत की। आप उस टाइम उसको टालते टालते आज इधर तक ले। देखें,
यानी मुआहिदा ये जैसे उसमें लिखा था तो करारदाद उसके तहत करनी चाहिए प्रेजेंट। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक बात कहूँ, अगर हमने इस मुल्क को और अपने लिए और अपने आने वाली नस्ल के लिए सोचना है, हम कोशिश करें टीवी से लेके मिनिस्ट्रियों से लेके मुल्क चलाने तक हम वो बात करें जो हम कर सकते हैं, ठीक है, हम वो ठीक बात है, ना हाँ, करें हाँ, जो हम नहीं कर जो नहीं हो सकते। सकते, यकीन ठीक है। माने कि मुल्क बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा अगर हर शख्स खाली ये सोचे कि मैंने बात इतनी करनी है जो मैं जितनी मैं कर सकता हूं। सकूं। ठीक है, हाँ, ये बड़ी एक पते की बात है और बहुत सारी जगहों पर ये लागू होती है। नाज़रीन, दूसरे सवाल का या दूसरे मौजू का हम लोग रुख करते हैं और मोर और लेस रिलेटेड। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई गए, फिर अब उसके बाद उनका ईरान का जो विजिट है वो अपकमिंग है और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ेर बहस है। एक तो इस पर्टिकुलर पूरे जो अमन अमान की सूरत हाल है, इसमें जो भारत का किरदार है इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो कि कहा जा रहा है कि जी व्हाट्सएप या कुछ हमारी जो इंटेलिजेंसिया ने इंटरसेप्ट की थी कि जहां पर कोई भी इस किस्म की अगर सूरत हाल हो तो भारत उसमें सरगर्म हो जाता है हालात मजीद खराब करने के एस्पेक्ट से। लेकिन दूसरी तरफ यूएई के हवाले से भी जो बात की जा रही है कि कोई तीसरा फरीक आकर मसला कश्मीर पर इंटरवेंशन करना चाहता है। सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। जी नाजरीन, इसी सवाल के तहत के मसला कश्मीर पर कितनी इंटरवेंशन या कितनी इंटरवेंशन नहीं हमने एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक तो 5 अगस्त 2019 के हवाले से बहुत वाज़े मौक़िफ़ और पॉलिसी मौक़िफ़ ये सामने आ चुका है कि जब तक वो जो स्टेप है मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से वो भारत वापस नहीं लेता तब तक किसी किस्म की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो अगर बातचीत की गुंजाइश नहीं है नाजरीन, तो अब बात ये करेंगे कि तीसरे फरीक को इसमें अब कितनी अलाउंसेस हैं, क्योंकि बहुत अरसे से हम इस हवाले से रिपोर्ट सुन रहे थे, अफवाहें सरगर्म थी। कितनी इसमें गुंजाइश देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और मामलात आखिर क्या इस हवाले से चल रहे हैं हमारे खारजा उमूर में। अहमद जवाद साहब, आप इस पे पहले रिस्पॉन्ड कर दें। क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वाकई कोई तीसरा फरीक मौजूद है, आप इसकी तस्दीक करेंगे, और अगर मौजूद है तो उसको किस हद तक हमने गुंजाइश देनी है कि वो मसला कश्मीर जैसे एक हमारे कोर इशू पर, हमारे कौमी मसले पर वो आकर इंटरवीन करे। देखिए मोना, इसमें सबसे पहले तो जो इंटेंशन और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और उसके अलावा एक रिसेंटली एक सेमिनार भी हुआ था कौमी सलामती के ऊपर, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अपना इजहार ख्याल किया था। वो इंटेंशन तो ये है कि हमें भारत के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। हमें अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हमें अपने घर को इन ऑर्डर करना होगा, अपने घर को सबसे पहले दुरुस्त करना होगा जब हम दूसरे ममालिक से बात करेंगे। तो ये भी एक बड़ी विजडम की बात है कि जब अपना घर इन ऑर्डर होगा तो तभी हम बाहर वालों से कोई बातचीत कर सकते हैं और उसके ऊपर कायम रह सकते हैं। ये तो होगी एक फ़िज़ा जो इस वक्त हमारे मुल्क में है, और वो हमारी लीडरशिप की तरफ से है, और जो कि पॉजिटिव है। और इस हवाले से हमने देखा भी है, माजी में भी इस हवाले से कोशिशें हुई हैं। अब अगर बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा इस वक्त लिया जा रहा है और इसके ऊपर कोई डिस्कशन किसी भी मुकाम पे इररिस्पेक्टिव सर हो रही है या नहीं हो रही, क्या आप इस बात को पहली बात तो ये है कि बैकडोर डिप्लोमेसी को तो बैकडोर ही रहना चाहिए। अगर हम उसको टॉक शोज में डिस्कस करेंगे तो वो बैकडोर तो रहेगी नहीं, तो इसलिए उसको भी बैकडोर डिप्लोमेसी रहने दें कि उसके ऊपर अगर बातचीत किसी भी लेवल पे हो रही है तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान, ये मुशर्रफ के दौर में आपको पता है कि सबसे बड़ी एक कोशिश हुई थी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए, और मामलात काफ़ी हद तक पहुंच गए थे किसी एग्रीमेंट के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं वो चीज़ें कुछ कंक्लूड हो सकी। बट एनीवे, इस माजी में भी ऐसे बेशुमार इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अब भी अगर कोई लिया गया है तो ये मुल्क के मुफाद में है। हमें अपने तमाम हमसाया ममालिक से, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, ईरान हो, सबके साथ हमें अपने मामलात जहाँ पे भी हम समझते हैं कोई गैप्स हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमें बातचीत करनी चाहिए। लेकिन सर मसला कश्मीर पर कितनी आप समझते हैं गुंजाइश हो सकती है कि हम उसको तमाम चीज़ों के होते हुए, क्योंकि दीगर हमारे हमसाय ममालिक के साथ इस किस्म का कोई इशू नहीं है। देखिए मोना, गुंजाइश
जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि आप अपनी स्पेस कितनी ले सकते हैं। देखिए स्पेस तो आपको कभी किसी ने खैरात में तो देनी नहीं, ठीक है, स्पेस तो अपनी लेनी पड़ती है ना। अपनी स्पेस लेने के लिए आप जब निगोशिएटिंग टेबल पे जाते हैं तो आपके पास क्या कार्ड्स हैं जो आप प्ले कर सकते हैं, ये मैटर करता है। तो इसलिए ये जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी है या निगोशिएशंस हो रही हैं, इस पे हमारी टीम्स पे डिपेंड करता है कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं या क्या हमारे स्टेक्स हैं और उनके स्टेक्स क्या हैं, और इसी का नाम निगोशिएशन है, और इसी में से हमने अपनी स्पेस क्रिएट करनी है। जाहिर है कि जो हमारी टीम इस वक्त अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है तो वो स्पेस देने नहीं जा रही, वो स्पेस लेने जा रही है, और गिव एंड टेक होगा। उसमें आपको अपने जो फरीक है उसकी भी बात सुननी पड़ती है। हमारे पास सर क्या लेवरेज होगा ये बता दें, जो आपने गिव एंड टेक की बात की है, हमारे पास देखिए हमारे पास बहुत लेवरेज है। अच्छा। अफगानिस्तान में अमनो-अमान एक बहुत बड़ा हमारे पास लेवरेज है। अगर वहां पे अमनो-अमान चाहिए या अमेरिका ने वहां से पुल आउट करना है, पाकिस्तान का कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। अगर चीन के हवाले से अगर आपको यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर है तो वो भी पाकिस्तान के पास ही है, ठीक है। अगर ईरान के हवाले से भी कोई अगर इंटरनेशनल कोई पॉलिटिक्स है तो उसमें भी पाकिस्तान का रोल बनता है। वन बेल्ट वन रोड या सी पैक जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि जहां पे पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के पास बहुत सारे लेवरेज हैं, ठीक है, और अगर हम उस थ्रेटनिंग मोड में जाते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेवरेज, लेकिन वो वॉर की सूरत में है, वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। लेकिन हम तो पीसफुल निगोशिएशन की बात कर रहे हैं, उसमें हमने अपनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को जो है कैश करना है, और ये अब हमारी निगोशिएटिंग टीम, हमारी लीडरशिप के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसको प्ले करते हैं। चलिए राइट, लीडरशिप के ऊपर है, और लीडरशिप जाहिर है हुकूमत में अब ये तमाम चीज़ें उन्होंने ही डिसाइड करनी है कि क्या हिकमत अमली। अब्बास आफरीदी साहब, आपका क्या ख्याल है, लेवरेज हो या ना हो? और ये भी जाहिर है वही वाला मोर और लेस कॉन्टेक्स्ट है सवाल का, वही है जो इससे पहले का था कि हम कुछ भी डिसाइड करते हैं मसला कश्मीर के होते हुए तो उसकी एक सियासी हमारे पास कीमत भी है, और अब ये कह दिया है कि 5 अगस्त 2019 को अंडू करे बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तीसरे फरीक के साथ फिर क्या बातचीत हो सकती है? ऐसा कि हम बचपन से किताबों में जब छोटे थे पढ़ते थे कि कश्मीर हमारा शहरक, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है, इसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते। मुझे हैरानगी हर उस बात पे होती है कि हम जब तक अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने अल्फाज का चुनाव, काम तो बहुत दूर की बात है, अगर हम एक ही काम पूरे माशरे में कर ले, लीडरशिप से लेके एक पाकिस्तानी तक, और तो हमने कुछ करना नहीं है सिवाय बातों के। ये बातें तो सही करें, इसका चुनाव तो सही करें। कश्मीर पे कितने अलाउंस है ये बता दें। कश्मीर में तो अच्छा नहीं, इसमें एक और बात बताऊं कश्मीर की, हम कहते हैं हमारे साथ यही है, आपने 2019 में खुद उनको ट्रांजिट ट्रेड की भी इजाजत दे दी। आज के दिन में अफगानिस्तान का सामान तो इंडिया जा सकता है, पाकिस्तान का आपकी लड़ाई है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने चीनी और यूरिया की बात की, उसके बाद आपने रद्द अमल देखा। अच्छा नहीं, रद्द अमल जो है आवाम का है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, ऑपोजिशन का भी तो आया सर, ऑपोजिशन का आया, अवाम का आया, अवाम का रद्द अमल था। चलो ऑपोजिशन की वजह से फिर काबीना में वो फैसला वापस हुआ। की तो हम बात करते ही नहीं। अच्छा, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर खुद एज अ कॉमर मिनिस्टर इजाजत देते हैं कि ये करें, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं ये इजाजत नहीं है क्योंकि हमने जब तक उन्होंने अपनी कानून साजी वापस नहीं की होगी। फिर उसके बाद मीडिया पे आते हैं, लोगों का हाइपर आते हैं, चैनल पे प्रोग्रामें चलती हैं, उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर कॉमर्स मिनिस्टर हट के वो कहते हैं जी मैं इसको कैबिनेट में डू करता हूँ। हैरानगी ये है कि अगर एक शख्स हर टोपी के साथ अलग फैसला करे, हर सोच के साथ अलग फैसला करे, तो मुझे आपका अपना क्या व्यू है सर, ये भी तो बता देना कि कश्मीर के साथ तीसरे फरीक को हमने शामिल करना है या ना करें? बिल्कुल नहीं, शामिल जो भी होते खुदा करे शामिल हो, लेकिन हमें अपनी डायरेक्शन क्लियर इंडिया के साथ रखनी चाहिए। अच्छा। कि ये कानून साजी खत्म करें। हाँ। जो ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा 2019 में अफगानिस्तान के साथ हुआ है उसको बंद किया जाए, इंडिया को जो है बैकफुट पे किया जाए। उसकी जो आप दिन भर कश्मीर वो ले गया, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड उसने शुरू कर दिया, सब कुछ आपने उसके लिए वाह वाह कर दिया है, और आप जो है कह तो ये रहे हैं कि जी हम इंडिया को और चाहिए क्या है, अफगानिस्तान का रास्ता था आपने दे दिया। आपका इधर फ्रूट वगैरह शॉर्टेज आती क्यों आती है, इंडिया जाती है, वो आपके पास नहीं रुकती। पहले आपके वो मुल्क में ये चीजें सस्ती होती थी, मौसम चेंज होके आप हर फैसला अपने मुल्क की गलत कर रहे हैं, आप हर फैसला गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरे मुल्क को एक अजाब का मसला पड़ा हुआ। अहमद जवाद साहब का इस पर रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए। मतलब प्लीज क्विकली एक जुमले का इसका रिस्पॉन्ड हमें कर दें, क्योंकि हमने यही चीज देखी, पॉलिसी का ये जो है वो एक फैसला था
दिस वाज अ पॉलिसी लेवल डिसीजन कि कोई भी ट्रेड नहीं होगी इंडिया के साथ 2019 के बाद से, तो कितनी अलाउंस आप लोगों ने दी है या नहीं दी है, ये कितनी बात सही है? कौम इसके ऊपर मुत्तहिद थी कि कश्मीर हमारी शाहरग है और इसको हमने आज़ाद करवाना है, लेकिन ये शाहरग सिर्फ ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में तो नहीं थी ना, ये 2013 से लेके 2018 के दौरान भी शाहरग थी। और जब उस वक्त कश्मीर की शाहरग थी 2013 से 18, तो वहाँ पे मोदी जी जो थे वो बग़ैर वीज़े के जो है वो जाती उम्रा आ जाते हैं, और वहाँ पे ख़ानदानों का आपस में गिफ्ट स्कीम जो है वो कोई एक्सचेंज हो रहे हैं, और बाकी ना पार्लियामेंट को पता है। अब यहाँ पे जो लोग बात करते हैं पार्लियामेंट के, तो मोदी को आप जो आपका सबसे बड़ा टॉप आप कहते हैं दुश्मन है, उसको आप जाती उम्रा बुलाते हैं, ना पार्लियामेंट को पता है, ना मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को पता है, ना वीज़ा वालों को पता है, ना इमिग्रेशन को पता है। ठीक है। वो खुद ही आते हैं, वहाँ पे तहाइफ का भी जो एक्सचेंज होता है। तो उस वक्त शाहरग पे बात हो रही थी या किस चीज़ पे बात हो रही थी? ठीक है, राइट। जब शाहरग की बात हो तो फिर ये तो नहीं होता ना कि जिस तरह से जाती उम्रा में मोदी अपनी वो अजीत देवल, आप अजीत राइट, देवल वो की तो फिर- स्पीचेस निकालें कि आपका खून खोल उठता है जो वो पाकिस्तान के बारे में बातें करता सही, है, बिल्कुल, और वो जाती बिल्कुल। उम्रा में बैठ के वो वहां पे एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स हो रही सही हैं। सर, तो इस उस वक्त पे- शाहरग कहाँ गई थी? यही बात है। लेकिन नफीस साहब आप बताइएगा, अब अगर कोई तीसरा मुल्क आके बीच में इंटरवीन करना चाहता है, एक तो एज अ फॉर्मर एम्बेसडर आपके पास इस बात को लेकर कितनी इतलात हैं ये भी बताइएगा, और दूसरा ये कि जाहिर है अगर कोई इंटरवेंशन है इन दैट केस हमारे पास कितनी गुंजाइश है? कुछ लेवरेजेस की भी बात अहमद साहब ने की है, जैसे अफगानिस्तान है या सीपेक है, हम उनको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बार्गेनिंग चिप में भी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी की बात हो रही है। दूसरी चीज ये है कि जब किसी तीसरे मुल्क का इसमें शामिल होना जो है, ये एक तरह से एक ऑलमोस्ट नई चीज होगी, क्योंकि इंडिया ने हमेशा इस चीज को अपोज किया है, और इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि जी बायलैटरल मैटर है, हम बायलैटरल इसको रिजॉल्व करेंगे, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा तीसरे मुल्क की जो मसालियाती किरदार है उसको वेलकम किया। इस लिहाज से हमेशा हमने कहा यूएन का, तो हमने इस लिहाज से उसको वेलकम किया कि हमें पता है कि बायलैटरली इंडिया जो है वो उसका बड़ा इंट्रांसिडेंट किस्म का स्टैंस है कश्मीर के ऊपर। अच्छा, कश्मीर का जो इशू है, ये जो किसी किस्म की भी जो इंडिया के साथ बातचीत है वो आज कोई पहली दफा नहीं हो रही है। 1998 से फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो है चल रही थी, जिसमें सीबीएम्स भी आपने देखे, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देखे, आपने अनइंटरप्टेड ट्रेड भी देखी बिटवीन अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर आपने जो है बहुत सारी चीजें, बस सर्विस देखी, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर दोबारा हर चीज 0-0 पे आ गई। और 0-0 पे कब आई थी? तो हुकूमत जो है 2013 में उन्होंने चार्ज संभाला अपना, और उसके बाद से आज तक जो है हालात मुस्तकिल खराब होते रहे, चाहे वो कश्मीर के हवाले से आप देखें, इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से देखें, वहाँ पर इलीगल पॉलिटिकल एक्शंस के हवाले से देखें, या पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात उसके हवाले से देखें। कश्मीर के ये जो तनाज़ा है, इसको मुख्तलिफ जावियों से देखने की जरूरत है, तभी लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी जो हिकमत अमली है वो सही होगी। ये एक इंटरनेशनल इशू है, इसमें जो खतरा पूरी दुनिया को है वो है कि दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, और किसी किस्म की एस्केलेशन जो है वो आपको तो यानी इसी वजह से दुनिया या फिर जो रीजनल ममालिक हैं वो आकर इंटरवीन करना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता इस नहज पर ना आ जाएं दोनों मुल्क। एग्जैक्टली। और फिर उसके अलावा जो है इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से, क्योंकि वेस्ट बड़ा चैंपियन है कि इंसानी हुकूक के पामाली के हवाले से वो बेइंतहा अपना जो एक स्टांस लेता है, बात करता है, लेकिन जब ये कश्मीर की बात आती है तो आपने देखा है कि वहाँ पर इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस जो हैं और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो तो उन्होंने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है हमेशा, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन जब बात आती है हुकूमती सतह पर, तो हुकूमती सतह पर जो है हमें वो चीज़ नजर नहीं आती है, और ये बात हमने बार बार उनसे बारहा कही है। मैं ये समझता हूँ कि जी जो मौक़िफ़ हमारा है कि ये 2019 में जो इन्होंने एक्शन लिया था उसको रिवर्स करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एक्शन था ये। इसका डायरेक्ट जो अटैक है वो ग्राउंड रियलिटी को चेंज करने के लिए, जिसमें वो डेमोग्राफिक चेंज लेकर आना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डेमोग्राफिक चेंज ये कोई पहली दफा नहीं है। जेनोसाइड 1947 में तो भी मैसिव डेमोग्राफिक चेंज आया जम्मू के अंदर, वहां से फिर 1 मिलियन लोग भी निकल गए वहां से। उसके अलावा जो है मैसेकर्स जो है 24 से ज्यादा मैसेकर्स हुए हैं 1989 ऑनवर्ड,
اور یہ سسٹمیٹک فیلنگ ہے, ڈسپیرنسز ہے, یہ ساری جو ہے ڈیموگرافک چینج لانے کا حصہ ہے. اس سارے اس کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ملک دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا نے کس طریقے سے جو ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو جو ہے اس کی وائلیشن کی ہے. لیکن نفیس صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے کہا پہلے بھی تیسرا فریق بیچ میں بہت مرتبہ آ چکا ہے اور ہم نے اس بات پہ کبھی کوئی قدغن نہیں لگائی. میں نے نہیں کہا کہ آ چکا ہے, میں نے کہا کہ ہم نے ویلکم کیا ہے, کہ ہمیں پتا ہے کہ بائیلیٹرلی کبھی ریزالو نہیں کریں گے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ راستہ دیتا ہی نہیں ہے, کھولتا ہی نہیں ہے. جی وہی میرا عرض ہے کہ اگر جی دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسرے فریق نے جو بھی آنے کی یا میڈیشن کی پہلے کوشش کی ہے, پاکستان نے کبھی اس پہ کوئی پابندی یا وہ نہیں اعتراض کیا. نہیں, ہم نے ویلکم کیا ہمیشہ. ہاں, لیکن انڈیا کا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ اصرار ہے کہ نہیں جی یہ دونوں ممالک کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی تیسرا بندہ نہ آئے, لیکن اس دفعہ ہم کچھ بدلے سے تیور دیکھتے ہیں کیونکہ اس دفعہ تو بھارت بھی بڑا ریسیپٹیو ہے اس تھرڈ پارٹی کو. یہ تیور ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے, اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہم نے جیسچرز دیکھے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بھارت جو ہے اب تک مجھے جو نظر آتا ہے, میرا انالیسس ہے کہ بھارت نے ہمیشہ جو ہے ٹائم بائی کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے ناظرین, اگلے موضوع کا بھی اسی کنٹینیوٹی میں کوئکلی رخ کرتے ہیں, اور جتنا جو تھوڑا ہمارے پاس کیونکہ وقت مختصر ہے اگلے موضوع کے لیے, تو سوال پہلے جلدی سے ہم ملاحظہ کر لیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور دوسرا یہ کہ جناب نواز شریف صاحب کیونکہ ان کی واپسی کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی ایون کوئی سٹیٹمنٹ بھی نظر نہیں آ رہی, یا کوئی ایسا کوئی واضح کوئی پالیسی ان کی اپنی جماعت کی طرف سے یا کوئی بیان ان کی جماعت کی طرف سے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو ایسے میں ناظرین نیب کی طرف سے اب یہ اپیل کی گئی ہے کہ ان کے پاکستان میں پریزنٹ جو اثاثے یا ان کی پراپرٹیز ہیں ان کی نیلامی کرائی جائے. سوال دیکھیے گا پھر بات کرتے ہیں مزید. جی ناظرین, نیب کی استدعا کے اب جو کیونکہ واپسی کی ایز سچ کوئی ابھی اس وقت پکچر کلیئر نہیں ہے, اور جو ایٹ لیسٹ ان کی جماعت کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی نیئر فیوچر میں ان کی واپسی ایکسپیکٹ نہ کی جائے. تو ایسے میں نیب کا یہ فیصلہ کس تناظر میں دیکھا جائے؟ عباس آفریدی صاحب, آپ کی جماعت سے منسلک کیونکہ سوال ہے, آپ پہلے رسپونڈ کیجئے گا, اور پہلے اسی کہ پرائمری سوال کا بھی جواب فرمائیے گا کہ جناب نواز شریف ان کی واپسی, کیونکہ وہ گئے بہت مختصر وقت عرصے کے لیے تھے, حکومت سے بھی ان کو جو ہے وہ ایک این او سی ملی, اور پھر ایون جو عدالتیں ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میں انٹروین کیا, لیکن پھر اس کے بعد سے ہم نے نہ کچھ سنا اور نہ کوئی آپ کی جماعت کی طرف سے ایسی بات آئی کہ وہ عنقریب واپس آ رہے ہیں. آپ کے سوال سے پہلے میں وہ پرانے سوال کا ذرا بھائی کو وہ بتا دوں. ہسٹری جب بنگلہ دیش بنا, پاکستان ٹوٹا, تو اس وقت کو یاد کیا جاتا ہے. جیسے آج کشمیر کا شارک آپ لوگوں نے دے دیا, انڈیا کو کشمیر دے دیا, تو آپ کی ساری زندگی آپ کو یہ یاد کرایا جائے گا بار بار, اور آپ کو یاد. رہی بات مودی کے ہماری طرف آنے کی, جب پاورفل پرائم منسٹر ہوتا ہے تو جو ساتھ کے ہمسایہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاس آتے ہیں, اور جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہ حملہ بھی کرتے ہیں اور وہ آپ سے کشمیر بھی لے جاتے ہیں. رہ جائے گی بات اب کی, ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے احساسات کو جو ہے 4 دن بدقسمتی سے اس ملک میں جو حال تھا, یہ جب ایک ایونٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن بدلنے کے لیے یہ ایک اور ایونٹ بناتے ہیں. اسی ٹائم میں ان کو نواز شریف کی جائیداد اور درخواست یاد آئی کہ ہم اس کے اوپر, نواز شریف کی جائیداد بہت دفعہ اس پہ قبضہ ہو چکا ہے. مشرف کے دور پہ ان کے گھروں پہ بھی, ان کے سب چیزوں پہ بھی, مری کے گھر پہ بھی سب کچھ قبضہ ہو چکا تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور آج اگر دوبارہ ہی یہ جو باتیں کریں سوائے سیاست کے, یعنی آپ کہہ رہے ڈائیورژن ہے یہ, نہیں میں بتا رہا ہوں کہ زمین کا انتقال 40 سال 50 سال کا کینسل کرنا اور ایک نیا شوشا شروع کرنا, پھر وہ ایک نیا بات, یہ خالی آپ کے شام کے 5 بجے 6 بجے سے لے کے 11 بجے کے لیے پروگرام کے لیے ایک بات چیت ہے. رہی بات نواز شریف کے آنے کی, نواز شریف ضرور آئیں گے, اس ملک میں آئیں گے, اس ملک کے اس عوام کو اس کرائسس سے لیکن حالات دیکھتے ہوئے آئیں گے, مطلب جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کورٹ کے ساتھ, میں بتا رہا ہوں اس وعدے کی پاسداری نہیں کرنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس ملک کو, اس قوم کو اس کرائسس اس طرح نہیں کریں گے کہ بیٹھ کے بولیں کہ جو یہ امپلائیز ہیں ان کی تنخواہ, ایک منٹ میں بات پوری کروں پھر آپ کا جو سوال ہوگا اس کا جواب. اس طرح نہیں کریں گے کہ پاکستان قوم میں جو بھی سرکاری لوگ ہیں ان کی تنخواہیں $1000 کے برابر ہوں گی, پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے امپلائمنٹ سے نکال دیا جائے.
हमने आप जो फरमा रहे की, हैं। जो कारकर्दगी दिखाई, जिस हाल में मुल्क लिया और जो डिलीवर किया, आने के बाद भी नवाज शरीफ इस कौम को इस अजाब से छुड़ाएंगे जिस यानी- अजाब में आज ये मुल्क और फंसी जो- हुई है। और रही बात मियां नवाज शरीफ के एसेट्स की, जायदादों प्रॉपर्टीज की, की आपने कहा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर फर्क नहीं मुंजमद हो पड़ता। जाए। ये 40 साल जब आपने कौम की खिदमत करनी पड़ती है ठीक तो है। आपने ये फैसला करना होता है कि ठीक है, मैंने मेरे ये पास वक्त की सख्तियां कमी है। गुजारनी है। अब्बास साहब बाकी दोनों के भी इस पे व्यू पॉइंट्स आ जाएं। अहमद साहब, योर व्यू। ये अब्बास साहब का तो बड़ा क्लियर ये मौकफ है, वो कह रहे हैं कि ये आपने डाइवर्जन जो है वो एक टैक्टिक की है और ऐसे हालात में आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब के असासों की आपको इसलिए याद आई। देखिए, मैं तो इसको इस तरह से कहूँगा कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं है। अगर किसी के हवाले से भी कोई करप्शन है या केसेस हैं या कोई वो शख्स जो है वो डिज़र्ट कर जाता है, मुल्क से भाग जाता है और अदालतों में पेश नहीं होता है, तो अदालतों के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसके असासों को ज़ब्त कर सकते हैं। तो ये एक कानूनी मामला है। इसको मैं नहीं समझता कि इसका कोई सियासी पस मंज़र है या हुकूमत की इसमें कोई इंटरेस्ट है। ये तो एक कानूनी तरीके से पेश किया गया है और इसका आउटकम भी जो है वो कानूनी तरीके से ही होगा। ठीक है, नफीस ज़करिया साहब, टू यू, आप हाई कमिश्नर भी रहे यूके में सर, और आप उसी हवाले से आप रिटायर भी हुए हैं जस्ट सम मंथ्स अगो। ये बताइएगा कि बाकायदा कहा गया था कि जनाब नवाज शरीफ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कमीशन को वहां पर सबमिट कराया करेंगे। इतना इफ आई मे नो फ्रॉम यू कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो कितनी दफ़ा आई आपको जनाब नवाज शरीफ या उनकी फैमिली की तरफ से? जी, जब वो आती थी तो हम उनको फॉरवर्ड कर देते थे। और दूसरी चीज़ थी कि वो बाकायदा एक मैकेनिज्म बना हुआ था और वो मैकेनिज्म जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है फॉलो करने की कोशिश की गई थी। ठीक है नाजरीन, वाइंड अप करते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, जनाब अब्बास आफरीदी साहब, अहमद जवाद साहब हमारे साथ, नफीस ज़करिया साहब आज हमारे इस नशिस्त का हिस्सा थे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।